नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू BHIC 132 जून 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को गहराई से विश्लेषण किया है और आज मैं आपको टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर के कुछ सवाल तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स और जितने भी एग्जाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलते रहे। हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। तो सबसे पहला है गुप्त प्रशासन की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं पे चर्चा कीजिए। क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुप्त साम्राज्य क्या था। गुप्त साम्राज्य जो था ना, ये भारतीय प्राचीन के सबसे महान और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त शासकों ने उत्तर भारत के बड़े भाग पर शासन किया और भारत को राजनीतिक स्थिरता तथा समृद्धि प्रदान की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस समय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित और शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ क्योंकि महान कवि कालिदास ने इसी काल में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। गणित आर्यभट्ट ने शून्य दशमलव प्रणाली और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के शासनकाल में साम्राज्य अपनी सर्वोच्च उन्नति पर पहुंचा, जैसे व्यापार, कृषि और उद्योग का विकास हुआ तथा भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा विश्व भर में बढ़ी। 5वीं शताब्दी के अंत में हुनों के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। गुप्त साम्राज्य अपने भारतीय संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन को नई ऊंचाइयां प्रदान की, इसीलिए भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद ये पहला जो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर समझते हैं। तो गुप्त साम्राज्य आपको मैंने बता दिया लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चली है। इस भारतीय इतिहास का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति देखने को मिली। गुप्त शासकों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसके कारण साम्राज्य का सफल संचालक संभव हो सका। उसके बाद राज सत्ता की बात करें तो गुप्त काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, मतलब राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह प्रशासन, न्याय और सेना का प्रमुख होता था। गुप्त शासक महाराज धीराज, परमा भट्टराक जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था किंतु वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने कुशल प्रशासन का परिचय दिया। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करूं तो राजा की सहायता के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मुख्य अधिकारी थे मंत्री, प्रशासनिक सलाह देते थे। उसके बाद संधि विग्रही विदेश नीति और संधियों का कार्य देखते थे। उसके बाद महादंड नायक, सेना का प्रमुख अधिकारी, महाप्रतिहार जो राजमहल की सुरक्षा का प्रभारी हुआ करते थे। ये अधिकारी प्रशासन के विभिन्न विभागों का संचालन करते थे। उसके बाद है प्रांतीय शासन प्रशासन। विशाल साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था। ये सब चीज ध्यान रखना है। प्रांत का प्रमुख उपरी कहलाता था। प्रांतों को आगे विषय जिला में विभाजित किया गया था। जिले का प्रमुख विषयहित कहलाता था। इस प्रकार प्रशासन को विकेंद्रीकृत बनाकर शासन को सुचारू रखा गया। उसके बाद स्थानीय प्रशासन का बात करो तो गुप्त प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय प्रशासन थी। जैसे कि गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। उसकी सहायता ग्राम परिषद करती थी और नगरों में व्यापारियों, कारीगरों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों की समितियां प्रशासन में सहयोग करती थी। उसके बाद न्याय व्यवस्था की मैं बात करूं तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रों और परंपराओं पर आधारित थी। अपराधों के लिए दंड निर्धारित थे लेकिन दंड अपेक्षाकृत कम कठोर थे। फहान के अनुसार गुप्त काल में अपराध बहुत कम थे और लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। राजस्व प्रशासन कैसा था तो भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। किसानों से उपज का लाभ छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। अन्य आय के स्रोत थे जैसे व्यापार कर, चुंगी कर, जुर्माना, खनिज एवं वन संसाधन। इस आय का उपयोग प्रशासन, सेना तथा लोक कल्याण कार्यों में किया जाता था। उसके बाद सैन्य प्रशासन कैसा था तो गुप्त साम्राज्य की सेना बहुत शक्तिशाली थी। सेना के मुख्य
अंग थे: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना का सर्वोच्च सेनापति राजा होता था। सीमाओं की रक्षा और साम्राज्य विस्तार में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद सामंत व्यवस्था था। गुप्त काल में सामंत प्रथा का विकास हुआ। कुछ क्षेत्रों के शासक गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार कर देते थे और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। हालांकि बाद में यही सामंत व्यवस्था गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। गुप्त प्रशासन की विशेषताएं की बात करूं तो यहाँ पे सुदृढ़ राजतंत्र था, प्रभावी केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है, विकसित स्थानीय प्रशासन था, सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था था, शक्तिशाली सेना था, शांति और समृद्धि का वातावरण था, सांस्कृतिक विकास को संरक्षण दिया गया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष: गुप्त प्रशासन भारतीय इतिहास की सबसे सफल प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक था। इसकी विशेषता मजबूत केंद्रीय शासन और प्रभावी स्थानीय प्रशासन का संतुलन था। इसी कुशल प्रशासन के कारण गुप्त काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति संभव हुई। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पतन कैसे हुआ गुप्त साम्राज्य का? इनका पतन का मुख्य कारण था ये था कमजोर उत्तराधिकारियों, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। स्कंदगुप्त के बाद आने वाले शासक साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सके। 5वीं शताब्दी में हुनों के लगातार आक्रमणों ने साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। विशाल साम्राज्य के कारण प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ी और सामंत अधिक शक्तिशाली हो गए। व्यापार और राजस्व में गिरावट से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इन सभी कारणों से केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई और 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बिखर गई। तो ये कारण था। आपको इस तरीके से आपके आंसर्स को करने हैं। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दूसरा है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विवाद। तो आज सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राजपूत कौन थे। सबसे पहले जो राजपूत मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख योद्धा और शासक वर्ग था। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजपूतों का उदय लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। वो अपनी वीरता, युद्ध कौशल, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूतों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राज्यों की स्थापना की, जैसे मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, कन्नौज। प्रमुख राजपूत वंशजों में चौहान, परमार, प्रतिहार, सोलंकी और राठौड़ शामिल थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे शासक राजपूत इतिहास के महान नायक माने जाते हैं। राजपूत समाज सम्मान, वीरता और निष्ठा को अत्यधिक महत्व देते थे। युद्ध में पराजय की स्थिति में महिलाओं द्वारा जोहर और पुरुषों द्वारा साका जैसी परंपराएं भी देखने को मिलती थी। राजपूतों ने भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में अनेक राजपूतों राज्यों का उदय। उन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। किंतु इतिहासकारों के बीच राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर लंबे समय से मतभेद रहा। इसी कारण इसे राजपूत उत्पत्ति विवाद कहा जाता है। राजपूत शब्द का अर्थ मैंने समझा दिया। उसके बाद विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था? तो कुछ इतिहासकार जैसे कर्नल टॉन्ड, B.S. स्मिथ आदि का मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति देशी जातियों से हुई है। उनके अनुसार शक, हून, कुषाण, सिथियन जैसी विदेशी जातियां भारत में आकर बस गई। समय के साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया तथा क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो गए। राजपूतों की कुछ परंपराएं विदेशी जातियों से मिलती जुलती थी। हुनों और शकों के भारत में बसने के प्रमाण मिलते हैं। इसके आलोचना भी देखने को मिलती है। इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सभी राजपूत वंशों को विदेशी नहीं माना जा सकता। उसके बाद अग्निकुल सिद्धांत। यह सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए। एक प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे चौहान और चौथे सोलंकी, जिसको चालुक्य भी कहा जाता है। इन्हें अग्निकुल राजपूत कहा गया। महत्व यह है इसका कि यह सिद्धांत राजपूतों की वीरता और गौरव को दर्शाता है और आलोचना भी इसका देखने को मिलता है कि अधिकांश इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य न मानकर एक पौराणिक कथा मानते हैं। तीसरा है प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत। कई भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। उनके अनुसार राजपूतों का संबंध सूर्य वंश और चंद्र वंश से था। तर्क देखने को मिलता है कि अनेक राजपूत वंश स्वयं को राम और कृष्ण जैसे प्राचीन राजवंशों से जोड़ते थे। उन्हें के अभिलेखों में
क्षत्रिय परंपराओं का उल्लेख मिलता है, पर आलोचना भी इसके कुछ देखने को मिलता है। जैसे सभी राजपूत वंशों को सीधे प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ना कठिन है। उसके बाद मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार राजपूत किसी एक जाति या समुदाय से उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि विभिन्न समूहों के मिश्रण से उनका निर्माण हुआ था, जिनमें शामिल थे प्राचीन क्षत्रिय, स्थानीय जनजातियां, विदेशी जातियां, क्षेत्रीय शासक परिवार। समय के साथ इन सभी समूहों ने कई बार सामाजिक पहचान विकसित की, जिसे राजपूत कहा गया। उसके बाद पांचवा है सामाजिक उन्नति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनके स्थानीय प्रमुखों और जनजातीय नेताओं ने सत्ता प्राप्त करने के बाद स्वयं को क्षत्रिय घोषित कर लिया। ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान की। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिकरण कहा जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे राजपूत पहचान विकसित हुई। राजपूतों की विशेषताएं क्या थी? तो ये वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं, स्वाभिमान और सम्मान की भावना रखते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान तक दे सकते हैं, क्षत्रिय परंपराओं का पालन करते हैं, कला, साहित्य और स्थापत्य का संरक्षण करते हैं। राजपूतों का क्या योगदान रहा है? तो उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की गई है। विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध देखने को मिलेगा। मंदिर निर्माण और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। उसके बाद निष्कर्ष ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है। विदेशी अग्निकुल और क्षत्रिय सिद्धांतों के अपने अपने तर्क है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को अधिक स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजपूत किसी एक जाति के नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों के सम्मिलन से विकसित हुए थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भक्ति आंदोलन का उदय, विकास एवं महत्व। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी आपके पेपर में आने के चांस 90 to 95% है, तो इसको भी एकदम स्किप नहीं करना आपको। देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को बढ़ावा देना था। इसका प्रारंभ दक्षिण भारत में लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ और बाद में वह पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जटिल कर्म कांडों, यज्ञों या जातिगत भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही पर्याप्त है। भक्ति संतों ने लोगों को सरल भाषा में उपदेश दिए, जिससे उनके विचार आम जनता तक आसानी से पहुंचे। दक्षिण भारत में आलवार और नयानार संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उत्तर भारत में कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता लाया, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। इसने जाति पाति, उच्च नीच और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ से भक्ति आंदोलन, अब हम लोग बात करते कि उदय कैसे हुआ, विकास और महत्व का क्या कारण है। आंदोलन, अब हम लोग बात करते कि उदय कैसे हुआ, विकास और महत्व का क्या कारण है। तो आपको ऐसे लिखना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका विकास लगभग 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ। इस आंदोलन ने ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण पर बल दिया। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक आडंबरों, जाति भेद और सामाजिक असमानताओं का विरोध किया तथा समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। इसका अर्थ क्या था? तो भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन यज्ञ की जरूरत नहीं, कर्म कांड या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसके उदय के कारण क्या थे? तो कर्म कांडों का विरोध होना शुरू हो गया था। उस समय धर्म में अनेक जटिल कर्म कांड और आडंबर प्रचलित थे। सामान्य लोगों के लिए इन्हें समझना और पालन करना कठिन था, इसलिए लोगों ने सरल भक्ति मार्ग को अपनाया। उसके बाद दूसरा है जाति व्यवस्था की कठोरता। समाज में उच्च नीच और जातिगत भेदभाव बढ़ गया था। भक्ति संतों ने सभी मनुष्यों को समान बताया और जाति प्रथा का विरोध किया। तीसरा है सामाजिक असमानता। समाज के निम्न वर्गों को सम्मान नहीं मिलता था। भक्ति आंदोलन ने उन्हें आत्मसम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। चौथा था इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम के एकेश्वरवाद और समानता के सिद्धांतों ने भी भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। इसमें हिंदू धर्म में सुधार की भावना को बल दिया गया। उसके बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में ही हुआ। उसके बाद आलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे।
उन्होंने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उसके बाद न्यायनार संत भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने शैव धर्म का प्रचार किया। इन संतों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीतों की रचना की, जिससे उनका संदेश आम जनता तक पहुंचा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में फैल गया। जैसे रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्ट दर्शन का प्रतिपादन किया और भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग बताया। उसके बाद रामानंद, उन्होंने भक्ति का प्रचार उत्तर भारत में किया और सभी जातियों को अपने शिष्य बनने की अनुमति दी। तीसरे थे कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों को आलोचना की। उन्होंने एक निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके बाद गुरु नानक, जो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और मानव समानता, सेवा तथा ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। चौथा चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और प्रेम को भक्ति का आधार माना। उसके बाद है मीराबाई और तुलसीदास। इन संतों ने भक्ति साहित्य को समृद्ध बनाया और जनता में धार्मिक जागृति उत्पन्न की। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण था, एकेश्वरवाद पर बल था, जाति भेद का विरोध हुआ, धार्मिक सही गुणों का समर्थन देखने को मिलता है, कर्म कांडों और अंधविश्वासों का विरोध, स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा, सभी मनुष्यों की समानता पर जोर देने को कहा गया। भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है? तो सबसे पहले है सामाजिक सुधार। भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी। इससे समाज में मानव समानता की भावना विकसित हुई, धार्मिक सुधार देखने को मिलता है। इस आंदोलन ने धर्म को सरल और जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। तीसरा है राष्ट्रीय एकता। भक्ति संतों ने प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले। चौथा है साहित्य का विकास। भक्ति आंदोलन के कारण हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ। पांचवा है सांस्कृतिक विकास। भक्ति गीतों, भजनों और कीर्तन का परंपरा विकसित हुई, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। छठा है हिंदू मुस्लिम सिद्धांत। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने धार्मिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। तो निष्कर्ष क्या निकला? तो भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसने धर्म को सरल बनाया, सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया तथा जाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। भक्ति संतों के विचार आज भी मानवता, प्रेम और भाईचारे को संदेश देते हैं। भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी रहा। तो अभी तक मैंने आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है। अगर अभी तक आप वीडियोस देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे सिंपली ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये जो फ्री PDF है ना, ये आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको नोट्स, सैम्पल पेपर, गेस पेपर, असाइनमेंट कुछ भी परचेस करना हो तो आप दिए गए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। आप सिंपली आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप परचेस कर सकते हो। मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू भी दिया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है, ये गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धर्म संबंधी प्रमुख विकास। ये भी जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि गुप्त से जितना भी गुप्ता एम्पायर जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको मिलेंगे देखने को, हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल जो है, ये 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय राजनीतिक, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ठीक है। उसके बाद गुप्त शासक जैसे खासकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत में राजनीतिक एकता और शांति स्थापित हुई। कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास हुआ तथा स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन हुआ। इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। कालिदास ने महान साहित्यिक कृतियों की रचना की, जबकि आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला का भी विकास आपको देखने को मिलेगा। इतिहास में धार्मिक विकास का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल का लगभग 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इस समय हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। धार्मिक सहिष्णुता, भक्ति आंदोलन, मंदिर निर्माण तथा विभिन्न संप्रदायों के विकास ने भारतीय संस्कृति को नई दिशा प्रदान की। इसी कारण इस काल को धार्मिक पुनः जागरण का युग भी कहा जाता है। गुप्त काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी?
तो गुप्त काल मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वो विशेष रूप से विष्णु के उपासक थे, किंतु उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया। वैष्णव धर्म का विकास देखने को मिलता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का व्यापक विकास हुआ। विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया। विष्णु के विभिन्न अवतारों विशेषकर राम और कृष्ण की पूजा लोकप्रिय हुई। अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया गया। गुप्त शासकों ने स्वयं को परम भागवत की उपाधि से भी भूषित किया। शैव धर्म का विकास हुआ। वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म का भी विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद शिव की पूजा व्यापक रूप से होने लगी। शिवलिंग पूजा का महत्व बढ़ा। अनेक शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। शैव धर्म के विभिन्न संप्रदाय भी विकसित हुए। शक्त धर्म का भी उदय देखने को मिलता है। इस काल में देवी पूजा का महत्व बढ़ा। दुर्गा, काली और पार्वती की पूजा लोकप्रिय हुई। शक्ति को सृष्टि की मूल शक्ति माना गया। बाद में शक्त धर्म एवं प्रमुख धार्मिक परंपरा बन गया। चौथा है पौराणिक हिंदू धर्म का विकास। गुप्त काल में पुराणों का संकलन और प्रसार हुआ। पुराणों ने धार्मिक शिक्षा को सरल बनाया। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन मिला। अवतारवाद की अवधारणा लोकप्रिय हुई। इस प्रकार वैदिक धर्म का रूप बदलकर पौराणिक हिंदू धर्म के रूप में विकसित हुई। उसके बाद मंदिर निर्माण की परंपरा देखने को मिलती है। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। प्रमुख विशेषताओं की बात करूं तो पत्थरों से बने मंदिर, मूर्तिकला का विकास। उसके बाद धार्मिक केंद्रों की स्थापना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्तोत्तर काल में धार्मिक विकास। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी धार्मिक गतिविधियां निरंतर जारी रही। उसके बाद भक्ति आंदोलन का विकास कैसे हुआ, तो गुप्तोत्तर काल में भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर बल दिया गया। जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध किया गया। दक्षिण भारत में आलवार और नयानार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन ने धर्म को आम जनता के निकट पहुंचाया। विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का प्रयोग किया गया। शक्ति पूजा पर बल दिया गया। आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास किया गया। तंत्रवाद का प्रभाव हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्मों पर पड़ा। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। महायान बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। बुद्ध की मूर्ति पूजा बढ़ी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्र विकसित हुए। हालांकि धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। उसके बाद जैन धर्म का विकास। जैन धर्म भी इस काल में सक्रिय रहा। अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। व्यापारिक वर्ग ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। दक्षिण और पश्चिम भारत में इसका प्रभाव बढ़ा। धार्मिक विकास का क्या महत्व है, तो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भारतीय संस्कृति और साहित्य समृद्ध हुए। विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सह अस्तित्व की भावना विकसित हुई। इसका निष्कर्ष क्या देखने को मिलता है, तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल भारतीय धार्मिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इस समय वैष्णव, शैव और शक्त धर्मों का विकास हुआ। पौराणिक हिंदू धर्म मजबूत हुआ था। भक्ति आंदोलन ने समाज को नई दिशा दी। साथ ही बौद्ध और जैन धर्मों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन धार्मिक विकासों ने भारतीय संस्कृति, कला और समाज को गहराई से प्रभावित किया तथा भारतीय सभ्यता को समृद्ध बनाया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका जो फ्री पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।